अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान और सुबह का आगाज़ ही किसी अच्छी बात से होना चाहिए, किसी अच्छे काम से होना चाहिए। अच्छा काम तो ये है कि हम सुबह उठते हैं, नमाज की अदायगी करते हैं, मगर अच्छी बात जिसका इंतज़ार सबको रहता है वो सुबह सवेरे पाकिस्तान कोशिश करता है कि शो के आगाज़ पर ही, मॉर्निंग शो के आगाज़ पर आप लोगों के साथ शेयर करें। और प्रोग्राम के आगाज़ पर अच्छी बात जो हम आपके साथ शेयर करते हैं उस पर कोई ना कोई मैसेज होता है, कोई ना कोई ऐसी तब्दीली होती है जो आपकी ज़ात के अंदर हो सकती है रूनुमा, और वो अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपके इर्द गिर्द के माहौल में लेकर आ सकती है। जिस तरह से बहुत सारी कैंपेन्स आजकल स्टार्ट हुई हैं कचरे के हवाले से, और ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे एरिए हैं जिनको टारगेट किया हुआ है हुकूमत की तरफ से कि उनको क्लीन किया जाएगा। और मगर इसके साथ साथ हम लोगों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करनी होंगी कि हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी क्या पूरी करते हैं। जिस तरह से हम ऑफिस के लिए निकलते हैं या हम स्कूल के लिए निकलते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कुछ भी खाते पीते हैं या गाड़ी में अगर आप कभी लेट हो जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि गाड़ी में ब्रेकफास्ट जल्दी से फटाफट किया जाए, मगर जिस भी बैग में, जिस भी कवर में आप वो लेकर जा रहे होते हैं ब्रेकफास्ट या कोई भी चीज़ लेकर जा रहे हैं, कोई भी आप शेक लेकर जा रहे हैं, तो आप लोग उसको इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ उसका शीशा नीचे करते हैं गाड़ी का और उसको गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। आपको आसपास सुबह सवेरे ही ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो ये हरकतें कर रहे होते हैं कि खाने पीने के बाद जो आपकी गाड़ी में मौजूद कचरा होता है या कोई भी ऐसी जो फजूल चीज़ होती है जिसको आप डस्टबिन की नज़र कर सकते हैं, आप उसको सड़क की या फिर माहौल की नज़र कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप कुछ भी अगर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी फजूल चीज़ है जैसे डस्टबिन की नज़र में होना चाहिए, वो सड़क पे या फिर हवा में या आसपास किसी भी जगह पे नहीं गिरी हुई होनी चाहिए। तो माहौल को साफ़ रखें, साफ़ सुथरा रखें, और ये साफ़ सुथरा माहौल ही आपके हम सब लोगों के काम आएगा। और अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। तो अपनी जिम्मेदारी को हम और भी पूरा कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी बात के साथ ही हमारी कोशिश होती है कि मौसम के हालात भी आपके साथ शेयर करें कि मौसम कैसा रहेगा आज सारा दिन में। तो चलिए जिम्मेदारी की तरफ बढ़ते हैं और निभाते हुए आपको बता दें कि शहर लाहौर की क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद पड़ रही है। पिछले 2 दिन से जैसे ही आप उठते हैं आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई गर्मी की क्या सूरत हाल होगी, और जब घर से निकलते हैं तब तो फुल अंदाज़ा हो जाता है कि अगर गर्मी की सूरत हाल ये है अर्ली इन द मॉर्निंग, तो फिर दोपहर में क्या होगी, आफ्टरनून में, और रात तक तो बड़े ही बुरे हालात हो जाते हैं। तो चलिए मौसम आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। लाहौर का मौसम ये है कि कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और मैक्सिमम 38 डिग्री होने का इम्कान है। अभी लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी कुछ ख़ास अच्छा मौसम नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 25 और मैक्सिमम 34 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। कराची के तेवर भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। जाते जाते अगस्त सबको बता रहा है कि भाई मेरा नाम अगस्त है, और अगस्त के महीने में क्या गर्मी की सूरत हाल होती है सबको पता चल रहा है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और मैक्सिमम 31 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। और फूलों के शहर के तमाम फूल मुझे लग रहा है इस गर्मी की वजह से मुरझा जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद पेशावर के अंदर भी है। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 26 और मैक्सिमम 37 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। तो अपनी नॉर्मल पोजीशन से बिल्कुल आउट हुआ है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे गर्मी के कोयटा के अंदर तमाम रिकॉर्ड्स वो तोड़ने जा रहा है, क्योंकि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत तो 18 रहेगा, मगर मैक्सिमम दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। तो बस गर्मी के जो हालात हैं, कोशिश करें कि आप लोग जो हैं अल्लाह ताला से दुआ करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि मौसम की सूरत हाल अच्छी रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी और फिर छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, उनकी स्कूलिंग भी स्टार्ट होगी है। बहुत मुश्किल होता है बच्चों को स्कूल छोड़ के भी आना, और ऐसी सूरत हाल में बच्चों का स्कूल जाना और फिर वापस आना। बच्चे तो हल्कान हो जाते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं भी, बड़े भी हल्कान हो जाते हैं, सभी की बुरी हालत है। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला से दुआ करें और अपने गुनाहों की हम लोग माफ़ी मांगे। जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है ना, उससे कुछ बारिश हमारी आ जाए और रहमत अल्लाह की बरस जाए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। दुनिया
में और भी बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी तहलका खेज चीज़ें हो रही हैं, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहा है। मैं बात करने जा रही हूँ पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी के कामयाब तजुर्बे के हवाले से, और ये तजुर्बा करने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पाकिस्तान जो है वो पहला मुल्क बन चुका है। जब 5G के आपको याद होगा 3G 4G एंड नाउ 5G, जब 4G की बात हुई तो कहा जा रहा था कि भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी आ रही है, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से आगे जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स है जो हो सकती हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि शंघाई के डिस्ट्रिक्ट हेंग में इसका शुरू किया गया था, और अगर इस इलाके की बात की जाऊँ तो ये शहर का तिजारती मरकज़ है। हेंग को दुनिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया जहाँ पर 5G सर्विस का आगाज़ हो चुका था। मगर जब पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि हमारा सारा कॉन्सेंट्रेट होता है अपने मुल्क के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नोलॉजी कब आएगी और इसका इस्तेमाल कैसे हो सकेगा। टेक्नोलॉजी जैसे किसी मुल्क में आती है वो उसकी तरक्की की तरफ उसको लेकर जाती है, मगर हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं। जैसे 4G आया, 4G से बड़े हम लोग एक्साइटेड थे, और नो डाउट पाकिस्तान ने बहुत तेज़ी से 4G आने के बाद आगे बढ़ा है इस टेक्नोलॉजी में, मगर हर चीज़ के कुछ फ़ायदे नुकसानात हर तरफ मौजूद होते हैं। मगर अब 5G चूँकि पाकिस्तान के अंदर आएगा, इसका तजर्बा हो चुका हुआ है, इसके नुकसानात क्या क्या होंगे और इसके फ़ायदे हम सब लोगों को क्या क्या हो सकते हैं, हमारे मुल्क की इकॉनमी को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्सेस प्रोवाइडर एसोसिएशन डॉक्टर शाहिद फारूक अलवी साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम लोगों को ज्वाइन किया। डेफिनेटली बहुत अच्छी खबर है 5G सर्विस के हवाले से, 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी और बड़ी खुशी की बात है कि हम दुनिया के उन चंद ममालिक में आ खड़े हुए हैं जिनमें ये टेक्नोलॉजी अभी नई इवॉल्व होने जा रही है। इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं कि सन 2016 में जापान की कंपनी डोकोमो और चाइना की कंपनी हुआवे ने इस टेक्नोलॉजी पे मिलकर काम शुरू किया, और इस पे दोनों जो ममालिक थे उन्होंने रिसर्च लेवल के ऊपर उस वक्त काम शुरू किया। इसके कुछ नुकसानात भी उस वक्त सामने आए, और इसकी फ्रीक्वेंसी उस वक्त कुछ और थी, कुछ हवा में परिंदे जो थे इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे वो परिंदे गिर के मरने लग गए, इस तरह भी कुछ हुआ। इसकी एक और मैं आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान की एक स्टूडेंट लड़की जो अमेरिका में काम करती थी, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसका नाम कुरतुल ऐन था। उसने इसकी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू की और उसको मार्कोनी अवार्ड से भी नवाजा गया। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट या पाकिस्तान के रेफरेंस से एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी पाकिस्तानी को नसीब हुई। साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान और चाइना से इसका आगाज़ हुआ। अभी सिंगापुर और कुछ और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस पे काम, जिस तरह पाकिस्तान में ये इवॉल्व होने जा रही है, इस तरह बाकी चंद ममालिक में भी ये अभी नई इसकी एवोल्यूशन है और ये उसका आगाज़ ही है। और ये जब ये 2016 में इस पे काम शुरू किया तो इसको पब्लिक इस्तेमाल के 2018 के दिसंबर में तकरीबन लोगों के इस्तेमाल के लिए यानी इसको मार्केट में ले आया गया था इस टेक्नोलॉजी को। और इसकी जो टोटल इवॉल्व होने की जो पीरियड है, आप समझ लें कि पाकिस्तान में, क्योंकि अभी इसकी बहुत सारे, आज की गुफ्तगू जो भी हम करेंगे वो भी मैं बीच में बताता जाऊं, वो लेमैन के लिए है। वो जो लोग इसको इवॉल्व कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनकी ज़बान में मैं आज की गुफ्तगू नहीं कर रहा, क्योंकि वो फिर गीगाबाइट्स और मेगाबाइट्स और मेगाबाइट्स में वो आम आदमी उलझ कर रह जाएगा। तो मैं सादा ज़बान में सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। उसमें ये है कि जब पहले ये इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो हमने इसको, आप ये समझ लें, 16K का एक लिंक लिया गया था जो मेरी ही कंपनी थी। उसने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा उसका आगाज़ आप किया। तकरीबन ये सन 90 की बात है, 1990 की। उसके बाद इसकी एवोल्यूशन, उस वक्त इंटरनेट सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड हुआ करता था, उसमें ये जो कलर्स और रंगीन और फोटोज़ वगैरह नहीं होती थी, सिर्फ टेक्स्ट हुआ करता था। आप टेक्स्ट से कुछ ढूंढ लिया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1993 में ये कलर्ड इंटरनेट जो इसका आगाज़ हो गया, और 1G उस वक्त इतनी कम स्पीड थी कि उसे हम उसको आप ये कह लें कि अगर 16K, और आज वो कई लाख गुना तक 5G पे चली गई। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी अगर 5G पाकिस्तान के अंदर बाकायदा प्रॉपर तौर पे आ जाता है तो इससे कौन
कौन कौन से इससे तहलका खेज काम हो सकते हैं जो हमें नज़र आएंगे कि भी बहुत बड़ी चेंजिंग्स आगे, जैसे 4G नहीं आना था, हमने देखा बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई, मगर 5G की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी कई स्टेप्स आगे बढ़ जाती है। जी, उसमें ये देखें, मैं अगर आप ही की ट्रेड फील्ड में आ जाऊं, ये जो जितने टेलीविजन चैनल्स हैं, अब ये DSNGs इस्तेमाल करते थे और बड़ी बड़ी डिशें लगा के गाड़ियों के ऊपर ये इनको जहां से भी किसी साइट से लाइव ट्रांसमिशन करनी होती थी करते थे। अब इन्हें एक छोटा सा मोबाइल 5G बेस्ड छोटा सा मोबाइल चाहिए होगा और वो DSNGs बिल्कुल टोटली ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि ये आगाज़ पाकिस्तान में किसी हद तक थोड़ा बहुत हो ही गया है और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले चंद महीनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजीज जो हैं किसी और ही तरफ रुख इख्तियार कर देंगी। किसी और तरफ की हम बात करें, ऐसा तो नहीं होगा डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं होगा हमारी जगह पे हमें टेक्नोलॉजी वाले कोई लोग नजर आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? बस ऐसा भी होगा। आम घरों में ये कि जो स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट है ना, आम घरों में ये होगा, ये जादुई चीजें होना शुरू हो जाएंगी। जैसे आप कह रही हैं ना, ये जादुई चीजें होने लग जाएंगी। उसका है स्मार्ट होम का जो कॉन्सेप्ट है ना, दरवाजे खुद ही खुलने लग जाएंगे, लाइटें जलने लग जाएंगी, आप दूर से एयर कंडीशनर कंट्रोल कर लेंगे। इंसानों की जगह पे रोबोट नजर आना शुरू हो जाएंगे, ये भी होगा डॉक्टर साहब? इंसानों की जगह पे रोबोट नजर आएंगे, ये भी हो जाएगा? रोबोट्स भी काम करेंगे। ये जितनी ड्राइवरलेस कार्स हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो GPS वगैरह और उससे जो सारी टेक्नोलॉजी है, उसके लिए हमें बहुत हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है। उसके लिए ये बहुत ही कारआमद होगी। और गूगल ने और टेस्ला एक कंपनी है, उसने जो कारें बनाई हैं जो बाहर हैं, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत जल्द पॉपुलर हो जाएंगी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बगैर उन सब का भी पाकिस्तान में आना जो था वो ज़रा मुश्किल ही था। लेकिन 5G के आने के ऊपर ये बहुत खुश आइंद है। जिन कंपनीज ने भी जिस कंपनी ने स्टार्ट किया है, जो इसमें आगे और कंपनीज आने वाली हैं, अल्लाह करे कि ये सारे इस टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर लें और इसमें बड़ा रेवोल्यूशन होगा। और अल्लाह करे इंसानों की जगह पे इंसान ही काम करते रहे, अल्लाह करे सबका रोजगार लगा हुआ है। आप बड़ी खतरनाक किस्म की चीजें बता रहे हैं हमें रोबोट्स के हवाले से। कंपनीज के लिए तो अच्छी चीज है, मगर इंसानों के लिए बड़ी खतरनाक हो जाएगी ये। रोबोट भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और उसमें भी इस चीज़ का बहुत सारा इस्तेमाल होगा। अब मैं आम आदमी के नॉलेज के लिए सिर्फ एक बताना चाहूँगा कि जो 3G था, उसके ऊपर अगर हम एक आम फिल्म जो है वो अगर डाउनलोड करते थे तो वो 6 घंटे लेती थी। फिर 4G आया, उस पर ये 6 मिनट में डाउनलोड होने लगी। अब ये 3.5 सेकेंड्स में डाउनलोड हुआ करेगी। क्या बात है? यानी 5G के ऊपर कहाँ 6 और 1G की बात करें तो उसमें 26 घंटे लगा करते थे शुरू में। 26 घंटे कहाँ और 3.5 सेकंड। अब आप एक आदमी अपने जहन में ये बात ला सकता है कि इस टेक्नोलॉजी से जो स्पीड है, अब इससे बहुत सारा वक्त बचेगा। वो मैन पावर आप कह रही है ना, वो मैन पावर और प्रोडक्टिव कामों में यूज होगी इंशाल्लाह। लेकिन इससे ये है कि जो काम हम पहले घंटों में किया करते थे, अब वो सेकंडों में होने लग जाएगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पाकिस्तान में डेवलप होगी। सही है डॉक्टर साहब, यहाँ पे सबसे जो एक इंटरेस्ट है आवाम का 5G के हवाले से, डेफिनेटली हर शख्स एक्साइटेड है, पूरा पाकिस्तान एक्साइटेड है। मगर जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये कितनी महंगी होगी, और पाकिस्तान में आपको पता है हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा महंगी होती है। क्या पाकिस्तानियों को कम दामों में ये मुमकिन हो पाएगी, उनको मुयस्सर हो पाएगी? ये भी बड़ी खुशाइंद बात है। मैं सारी दुनिया में घूमता फिरता हूँ और मैं इंटरनेट भी इस्तेमाल करता हूँ और मुल्कों में जाके भी। तो मुझे जो अभी तक 4G के ऊपर जो पाकिस्तान में जो प्राइसेस हैं, वो कहा जा सकता है कि दुनिया की कम तरीन कीमतों में से हैं। और इसी तरीके से जो टेलीफोन है या जो इंटरनेट की जो भी प्राइस है, वो बहुत ही कम है पाकिस्तान में, नॉमिनल सी प्राइस है। और मुझे उम्मीद है कि 5G के ऊपर भी ये इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि आम आदमी इस्तेमाल ना कर सके। और इंशाल्लाह आम आदमी की पहुंच के अंदर ही इसकी कीमत होगी इंशाल्लाह। और कोई ऐसी कीमत नहीं होगी कि वो शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद फारूक अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। और 5G के हवाले से सब लोग एक्साइटेड हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द ही टेक्नोलॉजी पे पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर तरीके से आएगी, हम सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, इंजॉय कर सकेंगे।
अभी आपने देखा होगा जब हमारा एक कंप्लीट शॉट बना हमारे सेट का, तो आपने देखा होगा कि हमारे इस वक्त सेट पे आपको बहुत बड़ी चेंज नज़र आई होगी। मगर जब चेंजेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हों और मोटिवेशनल सी हो तो उनको कर लेना चाहिए। इसी वजह से हमने आने से पहले ये चेंजिंग्स की। मगर ये चेंजिंग्स करने की वजह क्या बनी? उसकी वजह हमारे साथ बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जिनका तारुफ तो मैं आपसे कराऊंगी। मगर आपको बताने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और सवाल ये होता है कि आपके अंदर पावर कितनी है उन मुश्किलात से लड़ जाने की, उनको पीछे धकेल देने की, और आप कितने सलाहियत है आपके अंदर, बासलाहियत हैं आप कि किसी भी बीमारी से आप टकरा जाएंगे मगर अपना हौसला नहीं छोड़ेंगे, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि जब आपके अंदर हौसला भी ज़िंदा रहता है, हिम्मत भी बाकी रहती है, तो कोई भी चीज़ आपको पिछाड़ नहीं सकती। सिर्फ उस खुदा की ज़ात के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पर हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनका मैं तारुफ भी करा देती हूँ आपके साथ। हमारे साथ अली हमज़ा मौजूद हैं। अली हमज़ा पंजाब स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हेड हैं। थैंक यू सो मच अली, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ में हमारे साथ मिसेज़ अली यानी कि हमारे साथ राबिया अली मौजूद हैं। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन दोनों की सलाहियतों से मुतालिक भी आपके साथ बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ जब दोनों मेहमानों की बात करते हैं तो अली की मैं बात करूँ तो ये मसल्स डिस्ट्रॉफी है जिसके अटैक हुआ इनके ऊपर, और इस बीमारी के अटैक के बाद कितना मोटिवेशन इन्होंने खुद अपने आप को दी, कितना लोगों ने दी, या फिर इस बीमारी के अंदर आप क्या करते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाते। मगर जब हौसला और हिम्मत आपके अंदर बाकी रह जाती है तो फिर कौन सी ऐसी मुश्किल है, कौन सी ऐसी चट्टान है जिससे आप टकरा नहीं जाते, वो तो हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ हमारे और भी बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद है, जिनका मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ एक नौजवान बच्ची है, मरियम मौजूद है, जो कि क़ुव्वत गोयाई और समात से महरूम है। मगर अगर मैं मरियम की बात करूं तो इसकी हिम्मत के ऊपर भी दाद दिए बिना आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मरियम जो है ये पोजीशन होल्डर तालबा है। BRS के तहत जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो बच्चे थे उसमें शामिल थी। 84% मार्क्स जो हैं ये मरियम ने हासिल किए। मरियम के हमरा जो आपको नज़र आ रही हैं खातून, ये है महरीन अबरार, जो कि प्रिंसिपल डेफ रिच प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच महरीन, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आप लोगों की तरफ भी आएंगे। मगर लोगों के लिए जो घबरा जाते हैं ज़रा से बुखार, ज़रा से नज़ले ज़ुकाम के ऊपर, तो उनके लिए बताऊँगी कि ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात है जिनसे लड़ना आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। अच्छा अली, मुझे सबसे पहले बताएं, आप इतनी ख़तरनाक बीमारी, हम लोग तो हिम्मत छोड़ देते हैं, 2 दिन का बुखार और तीसरे दिन हम कहते हैं बस भाई शायद ना बचें। आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? क्या क्या चैलेंजेस थे, ख़तरात थे जिनसे आप लड़ गए? एक्चुअली ये ना बेसिकली बीमारी नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डिसेबिलिटी है। बीमारी और डिसेबिलिटी में डिफरेंस होता है। बीमारी किसी ट्रीटमेंट से या किसी भी तरह की कोई दवाई लेने से आपकी ठीक हो सकती है, लेकिन डिसेबिलिटी आपका एक लाइफस्टाइल है। आपने उस लाइफस्टाइल के साथ आपने कब्र तक उसी के साथ जाना है। तो जब आप अपने लाइफस्टाइल को, जो कि आम लोगों से हट कर है, डिफरेंट मेजॉरिटी से डिफरेंट होता है, उसको जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर लड़ना भिड़ना और हिम्मत जो है ना वो कहीं पीछे रह जाती है। फिर आप चीज़ों के साथ, माहौल के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हो और उसके साथ फिर अपनी ज़िंदगी को आप बेहतर तरीके से गुजार सकते हो। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते अपनी डिसेबिलिटी को, अपने आप को, अपनी डिसेबिलिटी के साथ, तो फिर ज़ाहिरी बात है हर चीज़ में आपको हर्डल फेस करनी पड़ेगी। हर चीज़ में आप, कितनी मुश्किल है ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमें जब डिसेबिलिटी के साथ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके सबसे पहले उसके पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस नहीं आती। अगर आपको किसी को पता चल जाए इसको पोलियो है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या सेरिब्रल पाल्जी है या इस तरह की कोई भी और डिसेबिलिटी है, तो पेरेंट्स सबसे पहले डॉक्टरों के पास भागते हैं, इसलिए कि ये बच्चा शायद इसको ठीक करवाएं। उसको एक्सेप्ट नहीं करते। पाँव टेढ़े हैं तो पाँव सीधे करवाने के चक्करों में ऑपरेट और पता नहीं क्या। तो अगर उस बच्चे को जो जिस हालत में है, क्योंकि बच्चा अल्लाह की तख्लीक है और अल्लाह कभी भी अपनी मखलूक को ख़राब नहीं पैदा कर सकता। जो जैसा बनाया है, चाहे पाँव टेढ़े हैं, आंखें टेढ़ी हैं, आंखें सीधी हैं, तो वो उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो देन फिर आपकी सोसाइटी किस तरह एक्सेप्ट करेगी? तो फिर वो लड़ना भिड़ना लगा रहता है। और सबसे पहले फिर अंदर से जंग होती है कि यार मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाता तो मुझ में ख़राबी है। तो यार जिसने सीढ़ी बनाई है वो वहाँ पे रैंप भी तो बना सकता है। जिसने सीढ़ियाँ बनाई हैं बिल्डिंग के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, तो वहाँ पे लिफ्ट भी तो इंस्टॉल की जा सकती है। टांगों वाले सीढ़ी
सीढ़ियों के जरिए जा सकते हैं, तो लिफ्ट व्हीलचेयर यूज़र्स के लिए लिफ्ट का होना भी उसी तरह ज़रूरी है, क्योंकि मेरा भी उतना ही हक है इस माशरे में, इस मुल्क में, जितना भी किसी दूसरे आम शहरी का हक है। और ये कानूनी लिहाज से, माशरती लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, हर लिहाज से मेरा क्या, जितने भी डिसेबल्ड पर्सनस हैं जो कि व्हीलचेयर यूज़र हैं या कोई भी और दूसरी डिसेबिलिटी रखते हैं, ब्लाइंड्स हैं या डेफ़ हैं, तो उनका भी इस माशरे में रहने का और इस माशरे से सहूलतें हासिल करने का उतना ही हक है। लेकिन अली, जब एक्सेप्टेंस आ जाती है, सबसे ज़्यादा रोल किसने प्ले किया आपको यहाँ तक पहुँचाने में? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसने निभाई, या आपको लगता है कि नहीं, अली हमज़ा ने खुद वो जिम्मेदारी निभाई है? एक्चुअली मैं एक अकेला बंदा कोई खुद भी कुछ भी नहीं कर सकता। आपको सोसाइटी से, लोगों से, घर से जब तक के सपोर्ट ना हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो सबसे पहले फैमिली की सपोर्ट थी, मेरी बहनों की, मेरे माँ बाप की सबसे बड़ी सपोर्ट रही मुझे। उसके बाद दूसरी सपोर्ट मेरे स्टूडेंट्स की रही सारी ज़िंदगी थ्रू आउट, जो मेरी एजुकेशन के, क्योंकि मैं अकेलौता भाई था, तो मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था उनको ही एज अ अटेंडेंट में यूज़ करके तो मैंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया। तो उनकी सपोर्ट हमेशा से बहुत बड़ी रही। उसके बाद जब फिर मैंने माइलस्टोन को ज्वाइन किया, जो इस ऑर्गेनाइजेशन से मैं हूँ और जिसकी वजह से मैं आज ऐसा हूँ और आपके सामने बैठने के काबिल हूँ, तो जब मैंने उसको ज्वाइन किया माइलस्टोन को, तो उसके बाद फिर सबसे बड़ी सपोर्ट मुझे माइलस्टोन की तरफ से मिली, व्हीलचेयर्स की सूरत में और दूसरी मोटिवेशंस की सूरत में और काउंसलिंग की सूरत में, कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि आज मैं बात कर सकता हूँ, वरना मैं बहुत शर्मीला सा और इस तरह का था कि दो बंदों के बीच में बात नहीं कर पाते थे। अच्छा राबिया, मुझे आप बताएं कि आप क्या करती हैं, और अगर अली हमज़ा को आप अपने सामने देखती हैं तो अली हमज़ा को फ्यूचर प्लान्स के हवाले से कहाँ पर पहुँचता हुआ देख रही हैं? मैं पहले तो ये कहूँगी कि अली हमज़ा से मुलाकात हुई। कहाँ पे हुई मुलाकात? बेसिकली फेसबुक पे हुई। मैं अमेरिका से आई हूँ और मैंने इनकी हिम्मत देखी, स्पिरिट देखी, तो मैं जैसे बन तो नहीं सकी, लेकिन शादी कर ली। शादी कर लिया आपने कि जिस शख्स से नहीं बन सकते उसको अपना बना सही बात। तो मोहब्बत की शादी भी। जी जी, ठीक है। तो अभी क्या देखती हैं अली हमज़ा को ज़िंदगी में आगे कहाँ तक पहुँचता हुआ देख रही हैं? अभी मंजिलें तो बहुत हम लोगों ने पार करनी है। इस सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इंक्लूसिवनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आई मीन काम तो बहुत करना पड़ेगा हम लोगों को, कुछ बाकी है। सही बात है। राबिया, आपने सोसाइटी की बात की, लोग ऐसे मिलते हैं जो अजीब नज़रों से देखते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं या फिर मजाक बनाते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी जो बीमारी है वो एकदम से ऐसी नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता ऐसी हुई है कि द व्हीलचेयर आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली। पहले मैं चलती थी, बैठती थी, कॉलेज था, यूनिवर्सिटी, मैंने कॉमर्स किया हुआ है, और फिर उसके बाद जब मेरी बीमारी बढ़ रही थी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स का रवैया देखा, फ्रेंड्स का देखा, और स्पेशली सोसाइटी का देखा, बहुत चेंज होते हुए ड्रास्टिकली। तो उसके बाद मुझे एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं आ रही थी, मैं डिनाइल के फेज़ में थी। बस ऐसा था कि सुबह उठूँगी तो चलना शुरू हो जाऊँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस आ गई। और मैं चाहती हूँ कि अब इस माशरे में जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको बूस्ट अप करूं, मोटिवेट करूं, क्योंकि आई डोंट वांट देम टू गो थ्रू व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। मैंने बहुत हार्श रवैये देखे हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा। तो अली कितना सपोर्ट करते हैं आपको? अली माशाल्लाह से बहुत सपोर्टिव है, अभी तक तो बहुत सपोर्टिव है। ठीक है, तो चलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला आप दोनों, अली, आप, राबिया, बहुत सारे लोगों की हिम्मत हो। अभी जो बिल्कुल सही हैं, अल्लाह ताला ने जिनको बिल्कुल सही रखा है, जो कुछ नहीं करते, जिनको समझ नहीं आती, आप दोनों उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन हो। मोटिवेशन की जब बात करते हैं तो मेरे साथ कराची में भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं।
तो हमें अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कभी आप उनका मजाक उड़ाने की बजाय, उन्हें हकारत से देखने की बजाय ज़रा उनकी ज़िंदगी के नज़र डालें उनकी किताबों के ऊपर, उन सफ़ों पे आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत आपको नज़र आती है और कितनी मोटिवेशन आप लोगों को मिलती है। मेरीन अबरार साहिबा, सबसे पहले तो बहुत बहुत हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए मरियम को, अपनी लैंग्वेज में उन्हें बताइए कि हम बहुत खुश हैं कि आज वो सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी है, यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आई हैं। मुझे ये बताइएगा कि इतने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आप लोग ट्रेन करते हैं, जिनको मुआशरा जगह नहीं देता, तो आप लोगों को क्या क्या मुश्किलात पेश हैं और क्या क्या फेस करना पड़ता है आप लोगों को? सबसे पहली बात थैंक यू कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। और सबसे पहली बात यह है कि डेफरेज जो है वो बेसिकली डेफ एजुकेशन पे इसलिए काम कर रहा है क्योंकि प्रीवियसली तकरीबन फॉर मैनी इयर्स पाकिस्तान में जो है कोई स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो 1.5 मिलियन अप्रॉक्स तकरीबन डेफ कम्युनिटी है पाकिस्तान में और ओनली 5% जो है वो एजुकेशन ले रही है। और जो मेन प्रॉब्लम इस टाइम फेस कर रहे हैं वो ये है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। एवरीवन इज़ ट्राइंग कि जी इनको बोलना सिखाया जाए, इनको सुनना सिखाया जाए। नो डाउट कि इसकी डिवाइसेस हैं, इस पर मेहनत भी हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि वो उस बच्चे में सुनने की और बोलने की सलाहियत है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स या तो ये करते हैं कि बच्चे का टाइम वेस्ट कर देते हैं, एक लॉन्ग एज में आके उनको स्कूलों में एडमिशन दिलाते हैं, या फिर ये कि ये समझते हैं कि जी इस बच्चे को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकेगा। हाँ। तो ये चीज़ें जो हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम फेस करते रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह अब जाके डेफरीच की अपनी मेहनत से, एफर्ट से 22 इयर्स की, अब माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस हो गई है कि लोग जो हैं इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि डेफ और हेयरिंग में एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अच्छा मेरीन साहिबा, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि मरियम से बात कर सकें, और मरियम से बात करने का आसान और वाज़ेह तरीका ये है कि हम आपसे सवाल करें, मरियम से जान लें। अच्छा, इनसे पूछेगा मरियम से कि कितनी खुशी महसूस हो रही है, माशाल्लाह से इतनी अच्छी पोजीशन ली है, इतने अच्छे मार्क्स लिए इन मरियम ने, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं मगर वो इतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते या फिर पोजीशन होल्डर नहीं है, तो मरियम को कितनी खुद से खुशी हो रही है? कि मैं थर्ड पोजीशन आई है और मैंने बहुत मेहनत की और मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि मेरी पोजीशन जो है वो थर्ड आई है और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। और मैंने अपने आप को छोड़ा नहीं कि मैं अपनी हिम्मत छोड़ दूँ, और मेरा ये ख्वाब था जो कि पूरा हो गया। अच्छा, मरियम से ये भी जानना चाहेंगे कि मरियम के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या सोचती हैं मरियम कि आफ्टर स्टडी वो क्या करेंगी, क्या बनना चाहती हैं, ज़िंदगी में क्या गोल्स हैं जो उन्होंने सेट किए हुए हैं? मरियम का इंटरेस्ट है कि वो या तो टीचिंग साइट पे जाएगी और इसी तरह डेफ बच्चों को तालीम देगी, या फिर ये कि कोई प्रोडक्शन साइट पे जिसमें टेलरिंग, स्टिचिंग या इस तरह की चीज़ है जिसमें आगे जाके ये मज़ीद उसमें क्रिएशन करना चाहती है। अच्छा, मरियम को चैलेंजेस कौन कौन से थे जो दरपेश थे, अभी भी हैं, और सपोर्टिव रोल किसका है? अगर फैमिली की बात करें, माँ बाप, बहन भाइयों में से सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मरियम के लिए कौन रहा, और मरियम को सबसे ज़्यादा सपोर्ट के बाद मुश्किलात के कहाँ से फेस करनी पड़ी हैं? पहले ये कि मरियम के लिए कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था एजुकेशन हासिल करना, क्योंकि इस तरह की एजुकेशन नहीं थी। फिर मेरी फैमिली ने, मेरे वालिदैन ने जो है मिल के जो है मुझे सपोर्ट किया और मेरे लिए अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढा, और फिर माशाल्लाह मुझे डेफरीच में एक पोजीशन मिल गई जहाँ पे मुझे अच्छी एजुकेशन मिल रही थी और मैं वहाँ पे जा सकी और मैंने तालीम हासिल की। सही। खैर, ये एक तो सपोर्ट जो है वो मेरी फैमिली ने किया है, लेकिन मैं ज़्यादा जो है इसके लिए डेफरीच को जो है वो थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दिया कि आज मैं ये पोजीशन ले सकती हूँ। चलिए, ज़बरदस्त। जिस प्रोजेक्ट को आप हेड कर रहे हैं अली, और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो प्रोजेक्ट में आप लोगों के क्या क्या प्लान्स शामिल होते हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना होती है?
बेसिकली ये भी बड़ी यूनिक सी बात है कि एक सीवियरली डिसेबल पर्सन जो कि पानी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ना हो वो नहीं पी सकता, तो वो बंदा एक प्रोजेक्ट को हेड कर रहा है और उसमें हम बेसिकली लोगों को जो कि डिसेबल पर्सनस हैं उनको ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो इन फ्यूचर जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो तो उनको जॉब्स क्रिएशन हो सके, ये वो नौकरी कर सकें कहीं पे या कोई अपना यूनिट लगा सकें व्हीलचेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग या व्हीलचेयर के पार्ट्स के हवाले से। तो इस तरह की ट्रेनिंग है। तो इसमें काम जो है फ्रॉम द स्टूडेंट्स इनरोलमेंट टू जॉब प्लेसमेंट, इस सारी चीज़ का जो प्रोसेस है उस सारी चीज़ को जो है ना वो देखना होता है। और कितनी बड़ी तादाद में लोग आपके पास ऐसे मौजूद हैं जो इस चीज़ में ट्रेनिंग ले रहे हैं? अभी बेसिकली फर्स्ट बैच है और इसमें अभी हम 20 लोगों को इनरोल किया हुआ है। 20 लोग हैं जिनको हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह इसके डिफरेंट आगे बैचेज हैं और ये पंजाब स्किल डेवलपमेंट का है, गवर्नमेंट का एक जो है फंड है और उसके तहत ये हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा राबिया, आप मतलब क्या करना चाह रही हैं अब आगे? आपने क्या सोचा है कि भाई मुझे कुछ अरसे में सही या शायद कुछ टाइम के बाद सही मुझे मगर ये करना है? कुछ आपने अपने गोल सेट किए हुए हैं कि अली तो बिजी हैं अपनी लाइफ में, अब आपको क्या करना है घर से निकल के? मैंने ये सोचा है कि मैंने जितने भी डिसेबल्स हैं ना, असल में हमारी डिसेबिलिटी कम्युनिटी में 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो बहुत आगे निकल गए हैं और एक वो हैं जो कोशिश करें और दूसरे हैं जो बिल्कुल घरों में बंद हैं और उनको मोटिवेशन चाहिए। तो मैं उनके लिए एक मोटिवेशन सेट करना चाहती हूँ, उनको बूस्ट अप करना चाहती हूँ। मगर कुछ सोचा है कि इस तरह से इस काम को लेके आगे बढ़ूंगी? हाँ, उन लोगों से बात वगैरह होती है, काउंसलिंग करती हूँ उनकी। बहुत सारे लोगों में मैंने एक्सेप्टेंस पैदा की है कि आपको व्हीलचेयर यूज़ करनी चाहिए। बेसिकली पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल से औलाद से ज़्यादा, क्योंकि माँ बाप डिनाइल फेज में होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे के साथ इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी हो गई या जो कुछ भी हो, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस चीज़ को। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, ज़फ़र इकबाल, उनसे बात करते हैं, इस्लामाबाद से मौजूद है। जी मेरे भाई ज़फ़र, क्या बात करेंगे आप? जी मोहतरमा साहबा, मैं इन अली हमजा भाई को और ये साथ ही इनकी माशाल्लाह अब तो ये बन गई हुई हैं, इनकी वाइफ है, और ये जिन्होंने जो तीसरी पोजीशन आई है जी मोहतरमा आलिया बेटी को जी, और इनकी जो उस्ताद मरियम उस्ताद मोहतरम जो इनके साथ है बैठी हुई, तो इन सब को, इस पूरी टीम को इंतहाई दिल और रूह की अथाह गहराइयों से खराज तहसील पेश करता हूँ कि ये माशाल्लाह बड़े बाहिम्मत अफराद हैं हमारे माशरे के। बेशक बेशक बेशक, बस इनकी अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा हौसला अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आप जैसे लोग जब इस सोसाइटी में मौजूद रहेंगे तो आप जैसे हम जैसे लोग इन लोगों की मोटिवेशन भी बनेंगे और इनका हौसला भी बनेंगे और ये इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे जिस तरह से आप इन्हें देख रहे हैं। अच्छा, कराची की तरफ चलते हैं जहाँ पे मरियम मौजूद है, मेहरीन साहबा मौजूद हैं। अच्छा मेहरीन साहबा, मुझे ये बताएगा कि कितनी बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे आप लोगों के पास आते हैं और माँ बाप के लिए अपने नॉर्मल बच्चे को, जिस तरह से भी आपने राबिया की बात सुनी कि पेरेंट्स के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती है, वो डिनाइल फेज के अंदर रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, तो आप ऐसे बच्चों को लेते हैं और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इन बच्चों के साथ आप लोगों को खुद फेस करना पड़ता है? जनरली हमारे साथ ये है कि डेफिट या हमारी पूरी टीम जो है वो ये कोशिश करती है कि जितने भी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करें। और इस टाइम जो है सबसे बड़ा चैलेंज जो जिस तरह मैंने आपको कहा था पेरेंट्स का है, तो हम उस चैलेंज को इस तरीके से ओवरकम कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स की क्लासेस कंडक्ट करते हैं अपने स्कूल्स में, और उसमें जो है डेफिट के अपने जो हैं पर्सनल 7 कैंपसेस हैं, तो हर स्कूल में जो हैं वो ये क्लासेस होती हैं ताकि पेरेंट्स और बच्चे में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको जो है वो हम कम कर सकें। तो हम पेरेंट्स को वो ज़बान सिखाते हैं जिससे वो अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। इसी तरह जो मेन चैलेंज आता है अगर हम बच्चों की तरफ से जाएँ तो जनरली पब्लिक में लोग जो हैं वो इनसे बातचीत नहीं करते क्योंकि वो उनकी ज़बान नहीं समझते और उनको इनके फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस का एग्जैक्टली नहीं पता होता कि ये लोग क्या फील करें, क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल और दे ऑलवेज नीड लव।
तो ये तो हर बंदे की ज़रूरत होती है, लेकिन ये है कि इसमें जो मेन चैलेंज होता है वो इनकी साइन लैंग्वेज होती है, और उसमें आपको इनको बहुत क्लियर तौर पे बॉडी लैंग्वेज के साथ विद एक्सप्रेशंस जो है हर चीज़ कम्युनिकेट करनी होगी। हमारे साथ कॉलर्स मौजूद हैं। अमजद अली पहले मौजूद है बलूचिस्तान से, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई अमजद, क्या सवाल है आपका? वो बात अपने माशरे के बारे में। जी जी बात हमारे माशरे में ऐसे अफराद अभी तक हैं जो हमारे माशरे को, हमको और हम सब लोगों को, सारे पाकिस्तान को मोटिवेट कर रहे हैं। हम इन्हें देखकर बहुत ही खुश होते हैं, और ख़ास तौर पर अली भाई जो हमारे एक बेहतरीन, क्या कहें इनके बारे में, मैं बहुत ही सेंसिटाइज हूँ क्योंकि मेरा छोटा भाई खुद बीमार है इसी बीमारी से। तो अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, मज़ीद हिम्मत दे। और जो मरियम, शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल, और अल्लाह ताला आप लोगों को भी हिम्मत अता करे। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर शाहिद अली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी शाहिद, क्या बात करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इनके लिए एक शेयर करना चाहता हूँ कि खुद ही को कर बुलंदी करना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए कितने कितने लोग हमारे माशरे में ऐसे। अली, देखने वालों को कोई एक मैसेज जो आप कन्वे करना चाहें, कोई भी बात? बेसिकली सबसे अहम बात जो है ना, अपने आप को ना, अपनी ज़ात को, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी डिसेबिलिटी के साथ हैं, आप अपने आप को जब एक्सेप्ट कर लेंगे, जिस हालत में भी आप हैं, जिस भी सिचुएशन में भी आप हैं, तो फिर मुआशरे के अंदर प्रिवेल करना, अपने गोल्स को हासिल करना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा, सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने आप के साथ लड़ते रहेंगे और दूसरों के साथ कंपैरिजन में पड़े रहेंगे, क्योंकि डिसेबिलिटी में सबसे अहम चीज़ होती है कि वो चल सक रहा है और मैं अगर चल सकता होता तो मैं ये कर लेता। तो ये जो कंपैरिजन है ये आपको बहुत पीछे ले जाता है, और इस कंपैरिजन से जब आप निकलते हैं तो आप तरक्की भी करते हैं, आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली हमजा आप तशरीफ लेके आए, राबिया अली आपका भी बेहद शुक्रिया, महरीन साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मरियम के लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार हम सब लोगों की तरफ से। इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी बहुत सारे अहम मामला हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। बात कुछ उन रौनकों की वजह जिससे मुतालिक में बात करी थी। हमारे सेट पे बड़े ही प्यारे मेहमान मौजूद हैं, मगर इसके साथ साथ हमारे हर दिल अजीज़ लोग भी हमारे साथ आज मौजूद होंगे। बिल्कुल, हम अपनी हर दिल अजीज़ पसंदीदा बहुत ही प्यारी सी हर्बलिस्ट डॉक्टर बिल्किस आपा की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया, आपा आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में माहिर ग़ज़ाई डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सहर चावला साहब, आपने भी ज्वाइन किया। और हमारी माहिर नफ्सियात डॉक्टर अंबरीन भी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। ये तीनों मेहमान तो हमारे साथ मौजूद हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं वो सिर्फ इसी कश्मकश में गुजार देते हैं कि हाय मैंने सफ़र कर लिया तो मेरे साथ क्या होगा। तो बढ़ते हैं अपनी आपा की तरफ, और आपा से सबसे पहले पूछ लेते हैं, आपा ये सफ़र का, वैसे मुझे तो बहुत शौक़ है, मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करती हूँ, कभी नहीं घबराती, जो मर्जी हालात हो जाए, मगर अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि 4 कदम के फासले पे भी सफ़र करना हो तो शदीद घबराहट में आ जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है? नफ्सियाती वजह होती है, फ़ोबिया होता है कुछ लोगों को, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाता है। इसके लिए मैं होम रेमेडी बता देती हूँ कि आपने लेमन यानी नींबू साथ रखना है, नींबू पानी साथ रखना है और उसको सिप सिप पीना है। और इसकी एक चीज़, जिस तरह आपने पैनल बिठाया हुआ है, इसका एक सिर्फ हर्ब से इलाज नहीं हो सकता, इसके लिए नफ्सियाती माहिरीन से लेना होता है, उनकी भी एडवाइस और उनके पास भेजना, सेशन करवाना, ताकि वो फ़ोबिया निकले। जब तक वो फ़ोबिया उनके जहन से नहीं निकलेगा, वो जैसे कुछ लोग होते हैं कि बंद कमरों से घबराते, जैसे आप कह रही सफ़र से घबराते, कुछ लोग टैक्सी में बैठते हैं और उल्टियाँ शुरू कर देते हैं। उसके लिए अगर मैं कोई टिप्स बताऊं, वो इतनी कारामद नहीं होगी जितना उनकी माहिर नफ्सियात के पास जाके। चलिए उनके सेशन कुछ लोगों को पहले नहीं होता है। बात कर लेते हैं, पहले उनसे पूछ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला रेमेडी के हवाले से भी बात करेंगे कौन सी चीज़ है। ये घबराहट किस चीज़ की होती है?
सबसे पहले तो सरवत मैं आपको ये बताऊंगी कि फ़ोबिया है क्या आम ज़बान के अंदर। फ़ोबिया हम हर उस चीज़ को कहते हैं जिससे कि आपको इंतहाई डर लगे, इर्रेशनल फ़ियर। इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो है इर्रेशनल फ़ियर। अब देखें, इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक होता है रैशनल फ़ियर। रैशनल फ़ियर्स हम उनको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वाकई अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट पे चले गए और बहुत ज़्यादा या पानी है या बहुत ज़्यादा कोई घुटी हुई क्लोज जगह है या स्नेक का जैसे डर होता है, इसको हम बोलते हैं रैशनल फ़ियर्स। फोबिया इज़ डिफाइंड एज इर्रेशनल फ़ियर। इर्रेशनल फ़ियर इस हद तक कि जहाँ पर कि आपकी साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स, आपकी बॉडी जो है वो शिवर करना शुरू हो जाए और वो पैनिक हो जाए और एंग्जाइटी अटैक्स होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है ये फ़ोबिया है। फ़ोबिया की डिफरेंट टाइप्स होती है, जिसमें क्लास्ट्रोफोबिया होता है क्लोज प्लेसेस का, सोशल फ़ोबिया होता है जिसमें कि पब्लिक में जाने से घबराते हैं, हाइड्रोफोबिया होता है पानी से घबराते हैं, कॉकरोचेस डिफरेंट एनिमल्स का, और जो आज आपने बात की कि जो हाइट फोबिया है जिसकी वजह से आई डेल्ट सम ऑफ द पेशेंट्स आर द बिजनेसमैन एंड दे से कि हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं बट डॉक्टर साहब वी कांट ट्रैवल एंड बिफोर ट्रैवल दे ऑलवेज कम टू टेक फ्यू सेशंस यू सी। तो उसमें ये होता है इसको हम एक्रोफोबिया कहते हैं। एक्रोफोबिया इज़ द फोबिया ऑफ द हाइट जो आप बात कर रही हैं अभी। तो फोबियाज के डिफरेंट टाइप्स होती हैं और ये हमारा बेसिकली न्यूरोसिस के अंदर आता है, जिसमें कि आपको यूजुअली ये उन लोगों के अंदर फोबियाज डिफरेंट टाइप्स के डेवलप हो जाते हैं जिनकी स्ट्रेस प्रोन पर्सनालिटी होती है, हु आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग दी एंग्जाइटी। कि फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं कि 10 के स्केल के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अभी कोई स्नेक आ जाता है तो एक रैशनल हमारा ये होगा, लिमिटेड जो रिएक्शन होगा वो ये होगा कि हम अपने आप को सेव करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन एक फोबिक शख्स या जो एक फोबिक पेशेंट होगा वो हमेशा उसका उस 10 स्केल के ऊपर 4 या 5 एवरेज नहीं होगा, रिस्पॉन्स उसका 9 to 10 अच्छा होगा। डॉक्टर अमरीन, ये तो होता है ना हाइट फोबिया, जैसे आपने प्लेन पे ट्रैवल करना हो तो आपको समझ आती है, आपने पानी की इस्तेमाल हो रहा हो या पानी के अंदर से आपने गुजरना हो तो आपको होता है। कुछ लोग हैं वो अपनी घर की गाड़ी के ऊपर भी सफ़र नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता रही हूँ, इसको इर्रेशनल इसलिए हम फियर कहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी, जैसे आज के हम डिफरेंट फोबियाज या हाइट का बात कर रहे हैं, तो इसमें वो आम एक एवरेज हाइट जिसमें कि आम एवरेज बंदे को उतना डर नहीं लगता। मैं यही कह रही हूँ उनका एंग्जाइटी लेवल जो है वो उस 10 एंग्जाइटी स्केल के ऊपर मोर देन द एवरेज होता है, दैट गोज़ अप टू 9 to 10। यहाँ तक हो जाता है कि इवन द थॉट ऑफ डूइंग दैट मेक्स सम एंग्जाइटी। अब देखेंगे इर्रेशनल कैसे है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई कहे कि स्नेक की बात करे या किसी और चीज़ की बात करे तो उसकी इमेजिनेशन हमें पैनिक नहीं करेगी, ठीक है। जो फोबिक पेशेंट्स होते हैं, जिस किस्म का भी फोबिया हो, इवन अ थॉट ऑफ दैट, उसकी सोच ही सिर्फ जो होती है उनके जहन में, इमेजिनेशन में भी आ जाए तो उनकी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है जैसे वो स्टिमुलस वाकई ही सामने है। तो ये ज़्यादातर मैं फिर ये कह रही हूँ इसमें डिफरेंट इसकी सिम्टमटोलॉजी की हम जब बात करें तो डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बॉडी ट्रेम्बल करना शुरू हो जाती है उनकी जो है, और इवन समटाइम्स दे स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा डॉक्टर साहब चावला, मुझे ये बताइए आप कि बहुत सारे लोग हैं जो पेट भर के खाना खा के जाते हैं ट्रैवल पे, वो चाहे आपने बाय रोड करना हो और या बाय एयर करना हो, और कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं हमें खाली पेट जाना चाहिए। मगर इन दोनों कंडीशंस के अंदर हमारी डाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है जब भी हमको ट्रैवल कर रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने ये पॉइंट उठाया। मैं इसी बारे में बात करना चाह रही थी, ससेप्टेबिलिटी के बारे में। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर अमरीन ने बहुत अच्छे तरीके से बात कर दी है। जैसे आपके पास ट्रैवलिंग सिकनेस है, उसमें मोशन सिकनेस में सी सिकनेस भी आ जाती है। इस पर आप बात कर रही थी ना हाइट की, स्पेस सिकनेस भी आ जाती है, सी सिकनेस भी आ जाती है, जहाज से ट्रैवल करना, रोड सिकनेस भी आ जाती है। बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है, दिस इज़ अ सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट। There is an area in the brain called as area postrema. Exactly. This area is responsible for, जैसे हमारी एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसकी एक कमेटी होती है जो कि वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करती है। जो हमारे ब्रेन का एरिया पोस्ट्रीमा होता है वो हमारे विजन और बैलेंस के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है। अब जब जो ट्रैवलिंग सिकनेस का जिन लोगों को इशू होता है, डेफिनेटली दैट इज़ इनिशिएटेड बाय फोबिया और इट इज़ इनिशिएटेड बाय एंग्जाइटी। लेकिन हमारे इनर ईयर का एक बैलेंस सिस्टम होता है, वेस्टिबुलर सिस्टम, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन मूवमेंट एंड बैलेंस। अब आप कह रही हैं मैं बात कॉन्फ्लिक्ट की कर रही हूँ, तो मैं बात कॉन्फ्लिक्ट की क्यों कर रही हूँ? कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है? कॉन्फ्लिक्ट तब आता है कि जब मेरी आई मेरे ब्रेन को सिग्नल दे रही है कि मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन मेरा वेस्टिबुलर सिस्टम, माय सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ माय मूवमेंट एंड माय बैलेंस, वो ब्रेन को सिग्नल दे रहा है कि मूवमेंट हो रही है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट आया,
एक और बड़ी मज़े की थ्योरी है इसमें, उसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म थ्योरी ऑफ द ब्रेन। अब उसमें भी एरिया पोस्ट्रीमा बहुत मज़े का रोल प्ले करता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेन फॉरन एक्टिवेट हो जाता है कि यहाँ से कुछ सिग्नल आ रहा है, यहाँ से कुछ सिग्नल आ रहा है। अब ब्रेन समझेगा दिस पर्सन इज हेलुसिनेटिंग, ब्रेन समझेगा कि इस पर्सन को ये पॉइजनड है। अब जब कोई पर्सन पॉइजनड है, ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन विल प्रोग्राम द बॉडी टू थ्रो इट आउट, टू फ्लश इट आउट ऑफ द बॉडी। तो उस वजह से आपके पास ये वॉमिटिंग और ये नोज़िया होता है। और यही बहुत बड़ी रीज़न है कि हम लोग नॉर्मल नोज़िया वॉमिटिंग के पेशेंट्स को जो मेडिसिन देते हैं, मेट्रोनिडाज़ोल, मोटेलियम एक्सेट्रा, वो जब हम ट्रैवलिंग सिकनेस के पेशेंट को देते हैं वो काम ही नहीं करती। वो इसलिए काम नहीं करती कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसका एक फंक्शन है, एक फिजियोलॉजी है, उसके ट्रिगर जोन्स हैं। जब वो ट्रिगर जोन ट्रिगर ही नहीं हुआ जो नॉर्मल वॉमिटिंग में होता है, तो वो मेडिसिन उसको एड्रेस किस तरह कर सकती है। सही है। आपा, जिस तरह से मेरे भाई अरसलान ने अपना मसला बताया है, तो ऐसी सूरत में जब लंबा सफ़र करना हो या वो बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं हल्का फुल्का भी, तो उसमें सर दर्द होता है, कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो आप सजेस्ट करें कि भाई ये आप खा लिया करें, ये अपने पास रखें, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी? अच्छा देखिए, जैसे उनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो अगर बाइक में खुला सफ़र करते तो उनको तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर वो जैसे बैठे हो कार वगैरह में तो इतना नहीं होता। हाँ, अगर कोई लंबा सफ़र करें तो हल्का सा सर में दर्द होता है या क़ै होती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे घर से निकलने से पहले दालचीनी का कहवा पी लेना चाहिए, कान ढक लेने चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि खुले में सफ़र करने से उनको हो सकता है कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा हो, जिसकी वजह से उनको ये जैसे सर में दर्द हो जाता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे खौफ आता है या मैं कर नहीं सकता हूँ, मतलब वो करते हैं और उसके बाद उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उनको साइनोसाइटिस भी हो। अच्छा। तो इसके लिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा सरसों का तेल नाक में ज़रूर लगा लें और कान ढक लें। और अगर ऐसा लगता है ना कि हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं तो एक लौंग चबा कर निकल जाया करें, तो जो ये हाथ पांव का ठंडापन है वो नहीं होता इंशाल्लाह। इससे यानी कि फ़ायदा होगा। हमारे साथ कॉलर्स भी मौजूद है। रुखसाना जैदी हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। जी रुखसाना मेरी बहन, क्या सवाल है आपका? बिल्कुल, एक ही प्रोग्राम की तारीफ करूंगी, बहुत अच्छा आपका फॉर्मेट होता है कि पहले वो चलाते भी हैं कि उसको दिखा भी देते हैं कि क्या सब कुछ है, और मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मेरे वालिदैन जो है, जैसे हम लोग हमेशा बड़े घरों में रहते रहे और फिर उसके बाद जो है ना किसी वजह से, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी वगैरह के मसाइल की वजह से हम लोग फ्लैट में शिफ्ट हो गए। जब फ्लैट में शिफ्ट हो गए तो हमारी वालिदा जो है वो तो बिल्कुल एडजस्ट ही नहीं कर पा रही। उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो बिल्कुल बंद हो गए हैं, हालांकि सब जगह से रोशन है, कोई बाहर भी नजर आ रहा है, सब है, कहती हम किला में ऊपर आ गए हैं, मतलब जैसे कि हैंग हो गए, लटक गए। तो ये कंडीशन, तो इस कंडीशन के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, थैंक यू सो मच रुखसाना। अभी जान लेते हैं कि क्या किया जा सकता है। रियाज भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी रियाज, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि दौरान सफ़र में बाज़ ऐसा महसूस होता है कि जैसे सदियों पहले की कोई ऐसी बात याद आ जाती है जो ज़हन पे लगती है। उसके बाद अगर मैं पानी पी लूँ तो फिट हो जाता हूँ, या उल्टी आ जाए तो फिट हो जाता हूँ, या बेहोश हो जाता हूँ। अच्छा, चले रियाज, ये हम डॉक्टर अम्बरीन से पूछ लेते हैं। और शहबाज हमारे साथ कॉलर मौजूद है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी शहबाज, आप क्या जानना चाहेंगे? जी मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जब नॉर्दर्न एरिया में सफ़र करता हूँ ना, पहाड़ी इलाके में जी, तो उस वक्त वोमिट शुरू हो जाती है। बाकी एरिया में प्रॉब्लम नहीं होता, नॉर्दर्न एरिया में प्रॉब्लम होता है। हाँ, नॉर्दर्न एरिया। मेरे भाई आप अकेले का नहीं, मैं कहूँगी अक्सरियत का ये मसला है, जब भी हिल पॉइंट्स पे जाते हैं या फिर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो उनके साथ यही मसला होता है। अभी जान लेते हैं। थैंक यू, आपने हमें कॉल की। अच्छा, सबसे पहले रुखसाना मेरी बहन परेशान है कि वो बड़े घर में जिनको रहने की, खुले हवादार घरों में रहने की होती है आदत, वो तंग घर में जैसे वो फ्लैट में हुए
तो उनकी मदर एडजस्ट नहीं हो पा रही, तो वो क्या किया जाए? इट्स प्योरली साइकोलॉजिकल। देखिए इसमें दो चीज़ें होंगी। जो कुछ लोग जिन्होंने कहा कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाकर, मैं इकट्ठा ही चारों क्वेश्चंस देती हूँ, जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में जाते हैं और उनको वॉमिटिंग होती है, दैट्स प्योरली बायोलॉजिकल। उसमें उनका वही बात है कि प्रेशर का जो हमारे ईयर के अंदर प्रेशर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसकी वजह से होता है। लेकिन 70 to 80% जो ये जो दूसरी हमारे जो सोमैटिक कंप्लेंट, जिनको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक कंप्लेंट, जैसे कहा कि मम्मी एडजस्ट नहीं हो रही, या अगर मैं लॉन्ग ट्रैवल करता हूँ तो मुझे, इनको हम कहते हैं कि ये वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है जो अपने आप को चैनलाइज करता है थ्रू दी सोमैटिक और बॉडीली सिम्टम्स। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए सरवत कि फोबियाज की जितनी भी टाइप्स है, किसी चीज़ से भी है, मोस्टली जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं कंडीशनिंग हुई होती है। कंडीशनिंग से मुराद ये है कि कहीं ना कहीं पास्ट में माइट बी पॉसिबल कि आपका उस जगह से और वहाँ जो आपका रिएक्शन था, रिस्पॉन्स था, जो भी स्टिमुलस हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ और जो आपका रिस्पॉन्स था एक स्पॉन्टेनियस, वो उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है, उसका इमोशनल लेवल इतना हाई होता है कि दे गेट कंडीशनड, दे गेट बॉन्डेड विद ईच अदर, और वो इतना स्ट्रॉन्ग लिंक ब्रेन में बन जाता है कि द मोमेंट यू थिंक अबाउट दैट स्टिमुलस और यू एक्चुअली गो टू दैट प्लेस, तो आपको वही सोमैटिक कंप्लेंट्स ट्रिगर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर हाइट में कोई प्लेन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या कोई पानी में इंसिडेंट, आई माई सेल्फ रिमेंबर आई टुक काउंसलिंग फॉर द हाइड्रोफोबिया, बिकॉज जब मैं बहुत छोटी थी तो हमें याद है हम एक पूल में गए थे, एंड माय ब्रदर यू सी, मुझे उसने 2-4 दफ़ा अंदर, तो मुझे बाद में समझ ना आया कि मुझे क्यों स्विमिंग से और उससे डर लगता है, एंड देन आई फिगर्ड इट आउट कि वंस इट हैपेंड व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल। तो वो कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमारे सबकॉन्शियस के अंदर वो जब भी इस तरह के स्टिमुलस जो है वो सामने आते हैं तो हमारी बॉडी उसको उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। डॉक्टर अमरीन, मुझे बचपन में मेरे ख्याल में मैं 2 या 3 क्लास में होंगी तो मेरे कज़न ने मुझे ज़बरदस्ती नहर में डुबकियां लगवा दी। वो दिन है और आज का दिन है, मुझे पानी से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है। बट यू नीड टू टेक फ्यू सेशंस, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। आई माई सेल्फ टुक फ्यू सेशंस फॉर द वॉल लिज़र्ड, मुझे वॉल लिज़र्ड का इवन इमेजिनेशन से भी होता था, एंड बिलीव मी इट रियली हेल्प्स आउट। तो ये जितने भी केसेस हैं इनको मैं ये बताऊंगी कि अगर इनको देखें, हम उसको बढ़ाते रहते हैं। अगर आपकी स्ट्रेस प्रोन पर्सनैलिटी है एंड यू थिंक कि आपका वो लेवल मैनेज नहीं हो रहा, आपकी परफॉर्मेंस हिंडर हो रही है, आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे, अगर आपने या आपकी और चीज़ें जो हैं वो एडजस्टमेंट इश्यूज आ रहे हैं, तो वहाँ पर मस्ट हो जाता है कि आप, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मोस्टली फोबियस की जो चीज़ें होती हैं शुरू में ट्रीट कर लें तो बहुत अच्छा। अगर आप इनको लिंगर ऑन करेंगे तो अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। रियाज ने कहा था कि मैं जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मतलब मुझे खास एक कनेक्शंस वो माइंड में आ जाते हैं। वॉमिट आ जाए तो भी मैं बिल्कुल सेट हो जाता हूँ, पानी पी लूँ तो भी मैं सेट हो जाता हूँ। ये भी कुछ लर्नड पैटर्न है, ये एक लर्नड बिहेवियरल पैटर्न है कि अगर जैसे आपने कहा, कुछ लोग कहते हैं हम ट्रैवलिंग में खाली पेट जाएं तो हम ठीक रहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं हम कुछ खा के जाएं तो हम ठीक रहते हैं। अगेन दीज आर द लर्नड पैटर्न्स जो हमारी बॉडी ने, हमारी प्रोग्रामिंग वैसे ब्रेन के अंदर हो चुकी हुई है। लेकिन इफ वी थिंक छोटी मोटी चीजें ठीक है, बट द फियर, इफ द फियर इज टू मच, आई हैव सीन मेरे क्लिनिक में अगर कुछ लोगों को एलिवेटर में आना हो तो वो एलिवेटर में नहीं आते, उनको क्लोज्ड प्लेसेस का है, वो कहते हैं नहीं चाहे वो 4th फ्लोर पे होगा वो वी गोना यूज द स्टेयरकेस, हम एलिवेटर में नहीं आएंगे, हमें क्लोज्ड प्लेसेस का फोबिया है। तो ये फिर एक फोबिया एक जगह स्टिक नहीं करता। लेट मी टेल यू वन थिंग, दीज फोबियाज आर कन्वर्टेड इनटू देन पैनिक अटैक्स, और वो पैनिक अटैक्स इतने शुरू हो जाते हैं कि देन यू स्टॉप गोइंग टू दी, स्टॉप मूविंग आउट। अच्छा साहिर चावला साहब, आप मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से मेरे एक भाई ने, उनके हवाले से भी बात हो गई थी, नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह होती है, कि ये होता है कि जैसे हम कोलेस्ट्रॉल से भरपूर चीज़ें खाकर चले जाते हैं लंबे ट्रैवल के ऊपर या फिर ऊंचाई के ऊपर जाते हैं। इसी बारे में बात करना चाह रही थी कि ये मिसकंसेप्शन है कि खाली पेट जाना चाहिए, और ये भी मिसकंसेप्शन है कि बिल्कुल भरे पेट के साथ जाना चाहिए। अगर आप खाली पेट जाएंगे तो आप अपने स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन को, हमारे स्टमक में एसिड कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है ताकि वो प्रोटीन्स का, हमारी डाइट में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना सबसे डिफिकल्ट होता है ताकि वो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर सके। जब हम खाली पेट होते हैं तो एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। एसिड प्रोडक्शन जो है वो आपके पास हार्ट बर्न करेगा, अल्टीमेटली नोजिया करेगा, वॉमिटिंग करेगा। जब हमारा पेट के फैटी फूड्स जो होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको आप बैड फैट्स कहते हैं, सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं एक न्यूट्रिशनिस्ट की लैंग्वेज में, अब जब आप इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो आपका जो एक मेटाबॉलिक रेट है, बॉडी का जो एक पर्टिकुलर स्पीड है कैलोरी बर्न करने की, वो स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि अब बॉडी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करनी है उसको बर्न करने में। अच्छा, इससे मुतालिक बात करेंगे। अभी मुझे फौरी तौर पर एक ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी प्यारी सी आपा की तरफ भी बढ़ेंगे, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपस से जानना बेहद ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो बात चल रही है सफ़र से रिलेटेड। जब हम ट्रैवल करते हैं तो क्यों इतनी मुश्किलात में घिर जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के फोबियाज हम पे क्यों अटैक करते हैं। आपा की तरफ बढ़ते हैं। आपा, जिस तरह से मेरे एक भाई ने बात की थी नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से, ये अक्सरियत का ये प्रॉब्लम है कि जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वॉमिट आती है, बहुत ज़्यादा दिल मतली करना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह से आपने कहवे का बताया कि आप वो पी कर जाएँ, वो अपने साथ रखें, लौंग का भी आपने बताया, तो फिर जब नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो उसमें हमें क्या अपने पास रखना चाहिए स्पेशली? अच्छा देखिए, हमारे मुल्क में हम ब्लेस्ड है कि हमारे मुल्क में ऐसी मतलब कि जैसे नॉर्दर्न एरिया बिल्कुल उसका हुस्न, उसकी हाइट, सब चीज़ें अलग हैं। आप नॉर्दर्न एरिया हो, चित्राल हो, सवात हो, जो भी हो, उसका इन्वायरमेंट एकदम तब्दील हो जाता है। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना, वहाँ की ग़िज़ा। तो हमें सुन्नत पे अमल करना चाहिए। वो क्या है कि जैसे ही हम नॉर्दर्न एरिया जाएँ, चाहे हिल स्टेशन पर जाएँ, सबसे पहले वहाँ की प्याज खाएँ। प्याज, ओके, ठीक है, प्याज खाने का हुक्म है, बिल्कुल आपने प्याज खाना है। और दूसरी बात है, क्योंकि वहाँ हाइट पे होते हैं, ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ लोग रह रहे तो वो तो प्रॉपर तरीके से रह रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो या ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में ज़्यादा नहीं हो, तो अगेन वहीं की 2-3 चीज़ें, वहाँ के 2-3 कहवे बहुत मशहूर हैं। एक तो थाइम टी बहुत मशहूर है जी, ठीक है, थाइम टी का इस्तेमाल करें, अदरक का कहवे का इस्तेमाल करें, जिंजर टी इस्तेमाल करें, और वहाँ के ग़िज़ाओं की आदत फ़ौरन ना डालें, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर जानवर की चर्बी को ही पिघलाकर उसमें खाना बनाते हैं और वहाँ मसाले वगैरह नहीं होते। फोबिया की तो बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपने मतलब कि अपने आप को एडजस्ट करने की बात करूँगी। फोबिया तो बाद में आ जाता है, क्योंकि वहाँ का हुस्न इतना है कि फोबिया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आप उस वादी के हुस्न में खो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादतियाँ अपने साथ कर रहे होते हैं। तो एंटी एलर्जी लाजमी लेकर जाएं अपने साथ, क्योंकि एकदम से मौसम बदलता है, बॉडी जो है ना ठंडा गर्म या नज़ला ज़ुकाम खांसी या एकदम सर का जकड़ जाना ये शुरू हो जाता है। तो इसके और फिर कुछ लोगों को हाइट से पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। उसके लिए कैमोमाइल टी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, आपको काम डाउन करने में आपकी मदद कर सकता है। गुले बाबूना की चाय, इसका इस्तेमाल करें। नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम, चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम। और ऐसे लोग जिनको मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है उन एरिया में, तो बहुत आसान है, लाइम अपने साथ रखें, नींबू आपने काट के उस पर चीनी डालना है, चीनी और काली मिर्च, और उसको अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो उसको थोड़ा थोड़ा सा जैसे चाट लें। आप एकदम से पूरा नहीं पीना, उसको चाट लेना है। ठीक है, अपनी उम्र का भी ख्याल करें, बच्चों को भी देखें और देखें कि उनको कोई मतलब कि साइनोसाइटिस, साइनस का कोई मसला नहीं हो और ब्रीदिंग उनकी बिल्कुल सही हो रही हो, और उनके नेल्स देख लें कि वो सही है, ऑक्सीजन की सप्लाई सही हो रही है। क्योंकि और यखनी का इस्तेमाल करें। जो लोग नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, आप यकीन करें आपकी ट्रिप बहुत अच्छी रहेगी और आप बहुत अच्छी तरीके से वहाँ जाकर वापस आ सकते हैं। वरना होता क्या है कि हम एहतियाती तदाबीर नहीं करते और वहाँ जाकर फिर सिर्फ हॉस्पिटल में जाकर वापस आ जाते हैं। फिर ये होता है कि हाइट फोबिया है, ये इस तरह है, ये चीज़ भी है, ये है, लेकिन इतना नहीं। और दूसरी बात है कि हाँ, अच्छा, हाँ बिल्कुल। और एक मैं आपको बात बताऊँ जो मैंने किया है, क्योंकि मैं बचपन में हाइट से गिर गई थी। बहुत ऊंचाई से मैं गिरी थी, मुझे भी ऊंचाई से बहुत ज़्यादा खौफ था। बस अल्लाह ने ऐसा बचाया कि जैसे मैं बहुत ऊंचाई से गिरी थी, लेकिन मुझे आप यकीन करें ज़रे बराबर चोट नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं गिरी वहाँ बिल्कुल ग्रास थी और बस कहते कि मेरे गांव वाले कहते फरिश्तों ने तो मैं जो है ना नीचे रख दिया। और मैं इतनी ऊंचाई से गिरने के उसके बाद मैं बहुत सालों ट्रैवल किया, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ प्रोफेसर मोइज़ हुसैन का, माइंड साइंसेस की मैं स्टूडेंट हूँ। जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया तो मेरे अंदर से हर फोबिया निकल गया। उनका कहना ये था कि आप फोबिया को इतना बढ़ावा दे दें, जैसे मिसाल देती हूँ, लोगों को चिपकली से फोबिया होता है, तो वो हमें एक एक्सरसाइज करवाते थे कि आंखें बंद करके आप तस्वुर करें कि हर जगह चिपकली ही चिपकली है। वो तस्वुर को इतना बढ़ा देते थे कि हमें फिर चिपकली की कोई वो नहीं रहती थी, मतलब उससे डर खौफ ख़त्म हो जाता था एक्सरसाइज से। तो मैंने ये किया, मैंने अपना फोबिया इस तरह ख़त्म किया है। तो जिन लोगों को किसी भी चीज़ से फोबिया, जैसे आपको हाइड्रोफोबिया है, तो आप तस्वुर में इतनी ज़्यादा पानी देखें, और पानी में जैसे तस्वुर में शुरू में हो सकता है इससे हार्ट बीट तेज़ हो जाती है लोगों को, कुछ लोगों को वॉमिट भी होती है।
लेकिन अगर आप उसको बार बार ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपका जो फोबिया है, जो इतना बड़ा सर्कल है, वो फिर नुक्ते में बदल जाएगा। और बस आपा ये जो हाइड्रोफोबिया की आप बात करें ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं पानी के अंदर जाऊंगी, जैसे मैं इंजॉय करने के लिए जाती हूँ किसी नॉर्दर्न एरियाज में, आप लेक की तरफ जाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है अंदर से सांप निकल आएगा, कोई कीड़े निकल आएंगे, मेरे पाँव को काट लेंगे। और मुझे इससे तक डॉक्टर अमरीन मुझे ये मैं थोड़ा ये बताना चाह रही हूँ, बाकायदा फील हो रही होती हैं चीज़ें। ये जो टेक्निक इन्होंने बताई बिल्किस आपा ने, इसको हम फ्लडिंग टेक्निक कहते हैं। फ्लडिंग टेक्निक होता है कि आप फुल थ्रेश होल्ड के साथ जिस चीज़ से आपको फोबिया होता है आप उसकी इमेजिनेशन कराते हैं। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ यहाँ पर ये टेक्निक यूज़ नहीं करनी है अपने आप से। इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिकली यू मेक योर बॉडी टू डिसेंसिटाइज फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिससे कि आपको जो है वो होता है। ये नहीं कि आपने बैठ के इमेजिन करना शुरू हो जाना है और आपका वैसे ही नर्वस ब्रेकडाउन या हार्ट अटैक हो जाए। सो पेशेंट के डिपेंड करता है। जैसे आपा बता रही है ना, आपा बता रही है प्रोफेसर अक्सर लोग सुन के जो है ना वो उसको प्रैक्टिस भी करना शुरू हो जाते हैं। जो बात है ना, आपा अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है कि प्रोफेसर मुइज़ के पास जब ये जाती है उनकी बातों से आपको बड़ा एक तस्कीन मिल रही होती है। लेकिन अगेन शी हैड सेशंस फॉर दैट, सो दिस इज वेरी गुड, शी एक्नॉलेज्ड कि शी हैड सेशंस फॉर दैट। उसमें ये फ्लडिंग टेक्निक हम कराते हैं, बट दैट अगेन डिपेंड्स कि किस नौयत का फोबिया है, किस इंटेंसिटी का है। इवन अगर सोच भी आपको पैनिक अटैक क्रिएट करिए तो फिर आप सिस्टमैटिकली ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आप उसका थ्रेश होल्ड बढ़ाते जाते हैं। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बचपन में या किसी चीज़ से भी, अगर हमें जिस भी स्टेज के ऊपर किसी चीज़ से फोबिया डेवलप हो जाए, रैशनल फियर, तो वहाँ पर हम अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं, हम उस जगह पे जाते नहीं हैं। अब वो जो अवॉइडेंस होती है वो उस फोबिया को मज़ीद पक्का कर देती है, बिकॉज आपका स्ट्रॉन्गर कनेक्शन ब्रेन में होता जाता है कि नहीं यहाँ जाना नहीं है, एंड दैट इज़ मोर कन्वर्टेड देन इनटू द हायर लेवल। तो जब भी जैसे कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाए तो दे स्टॉप ड्राइविंग, वो कहते हैं नहीं जी हमारा बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ था, हमारी हड्डी बाजू टूटी थी और अब हम नाउ साल तो कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो उसको अवॉइड, तो इसको हम बोलते हैं अवॉइडेंस कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करनी, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, जिसमें आप उस स्टिमुलस को कॉन्फ्रंट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ योर साइकोलॉजिस्ट। अच्छा सहर, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से हम ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं जी हमें मुंह चलाने की आदत होती है कि बस सफ़र में खाते रहना है। बहुत सारे चिप्स ले जाते हैं, स्लैंटीज ले जाते हैं, कैंडीज ले जाते हैं, चॉकलेट्स ले जाते हैं, मगर इसके साथ साथ जूसेस भी होते हैं, हमारे साथ ठंडा गर्म पानी भी होता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मुझे ठंडा ही पानी लेकर जाना है या मुझे गर्म ही पानी लेकर जाना है? जी, बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये क्या बात है, आप कहते हैं इस टाइम नीम गर्म पानी पीना चाहिए, इस टाइम ठंडा पानी पीना चाहिए, तो उसके पीछे पूरा एक रीज़न होता है। नॉर्मली नीम गर्म पानी हमारी बॉडी के लिए और हमारी फिजिक के लिए अच्छा क्यों है? वो इसलिए अच्छा है बिकॉज वो हमारे जो हाजमे का सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो इंटेस्टाइन की हमारी मोटिलिटी है, उसको स्पीड अप करता है ताकि हमारा खाना जल्दी डाइजेस्ट हो और हम फिट रहें। अब जो ठंडा पानी होता है वो क्या करता है? ठंडा पानी थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी की अटेंशन जो है वो हाजमे से डाइवर्ट कर देता है और एकदम बॉडी को वो इस तरफ डायरेक्ट कर देता है कि अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना है और अपना कैलोरी बर्निंग प्रोसेस उसको रेगुलेट करना है। तो सफ़र के दौरान स्मॉल सिप्स ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, दे आर इम्पॉर्टेंट। सफ़र के दौरान आप ये नीम गर्म पानी वाली फ़िलॉसफी छोड़ दें, आपने ठंडा पानी पीना है ताकि आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, आपका हाजमे का सिस्टम वो स्पीड अप ना हो, वो स्लो डाउन कर जाए, आपको डायरिया ना हो, आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में दर्द ना हो। तो पानी से रिलेटेड तो ये है। दूसरा, हमारे जो ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी बॉडी के सारे जो सिस्टम्स हैं वो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। हमारे नर्वस सिस्टम का एक कंपोनेंट है, थोड़ा सा मेथोडिकल वर्ड है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हाजमे के सिस्टम को स्पीड अप करता है। ठीक है। हर वो खाना जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, उसको ट्रिगर करेगा, उसको स्पीड अप करेगा, वो पूरे के पूरे हाजमे को ट्रिगर करेगा। वो नौजिया भी करेगा, पेट में दर्द भी करेगा। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? हर वो प्रोडक्ट जिसमें कैफीन है, चॉकलेट में आपके पास कैफीन है, कैफीन आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ट्रिगर करेगी और वो सिर्फ आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को या एब्डोमिनल क्रैम्प्स या डायरिया नहीं करेगी, आपकी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं, इंक्लूडिंग ये जो आपके थूक प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सलाइवेशन जब हमें वॉमिटिंग होती है, सबको ही पता है सलाइवेशन इंक्रीज कर जाती है, वहाँ से शुरू होकर डायरिया तक कैफीन से इंक्रीज होगा। जितने भी निकोटीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, नीडलेस टू से, जब आप स्मोकिंग करते हैं आपका जो ये सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इसमें प्रॉपर रिसेप्टर
रिसेप्टर्स होते हैं उस निकोटीन को केटर करने के लिए, निकोटिनिक रिसेप्टर्स जिनको कहते हैं, ये भी आपकी सलाइवेशन इंक्रीज करते हैं, नोजिया इंक्रीज करते हैं, वॉमिटिंग इंक्रीज करते हैं। मोर ओवर आपके स्टमक में एक हार्मोन होता है जिसको आप कहते हैं गैस्ट्रिन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल आपके ये एसिड प्रोडक्शन के लिए, तेजाबियत के लिए। ये उस गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करते हैं। ठंडा पानी हो गया, कैफीन अवॉइड करना हो गया, जिसमें चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, चॉकलेट्स हो गए, आपने सिगरेट्स अवॉइड करने हैं। कॉलर्स को भी साथ साथ ले लेते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मोहम्मद सरदार मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। जी सरदार साहब, बात कीजिए। सर मैडम, मैं ना लाहौर से बोल रहा हूँ जी। ये फोबिया के बारे में मैं आपका जो है वो देख रहा था प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी मेरे भाई, बात कीजिए। तो मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना, तो अगर मेरी वाइफ मेरे साथ होती है ना, तो मुझे कोई मसला नहीं होता। अच्छा। लेकिन अगर मैं अकेले में सफर करता हूँ तो फिर मुझे जो है वो वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है। ओए, ये आपने क्या मसला बता दिया अपना। ये तो बड़ा काम खराब हो गया। चलो मैं इसके बारे में बात कर लेती हूँ। आपा भी बड़ा हंस रही है। आपा, आती हूँ आपकी तरफ मैं। आमिल, बिल्किस आपा, आप कोई टोटका बताएं इसके लिए। आमिल हमारे साथ मौजूद है, आमिल से भी बात करते हैं। जी मेरे भाई आमिल, बात कीजिए। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि मेरी वालिदैन वो कमरे के अंदर, जैसे मेरे घर के ताले नहीं, वो कहते जब दरवाजा बंद होता है तो हमें जैसे हार्ट अटैक होता है, वो महसूस होता है हमें। अच्छा। वो ट्रेवलिंग भी नहीं करते वो बिल्कुल। अच्छा, ये हमेशा से मेरे भाई आपके वालिदैन के साथ मसला है या चंद अरसे से चल रहा है? नहीं जी, हमेशा से, शुरू से ही हमारे खानदान की काफी अफराद इसी बरस की शिकार है। अच्छा। जैसे दरवाजा बंद होता है तो उनकी इस तरीके मतलब महसूस होती है, हार्ट अटैक होते हैं वो। अच्छा। दरवाजा तो हमारे तकरीबन तोड़ दिए। ठीक है, ठीक है, हम पूछ लेते हैं मेरे भाई। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, कमर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी कमर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये मसला है कि जब मैं ड्राइविंग सीट पर बैठता हूँ तो मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है, तो काइंडली जरा इसके बारे में इधर। सही है भाई, ये तो बड़ा आपने जेन्युइन मसला बताया। बहुत सारे लोगों के साथ मसला है, बहुत सारे लोगों के साथ। ठीक है मेरे भाई, अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू, आपने हमें कॉल की। आबा, चले मुझे पहले आप सरदार साहब का बताएं भाई। बीवी साथ क्या होती है सरदार साहब के लिए हम क्या करें? बेगम साथ है तो वॉमिटिंग नहीं होती, अब बेगम साथ नहीं है तो फिर वॉमिटिंग होती, ये क्या चक्कर है? एक तो उनके बेगम के लिए कि बार बार फ़ोन ना करें, और दूसरा कि उनके लिए ये टोटका आप बेगम को लेके जाए। आपा कितनी लकी उनकी बेगम है, कितनी लकी उनकी बेगम है कि हर मर्द फिर अपनी बेगम को लेकर जाए। कितनी लकी बेगम है उनकी। जी बिल्कुल। तो दोनों को मैंने टोटके बता दिए। हो सकता है वो खौफ में उनका सफर ही नहीं होता हो कि अभी फोन आए तभी फोन आए, साथ बैठे तो सुकून में होते हो। ठीक है। अच्छा आपा, मेरे भाई भी थे कमर, बल्कि आमिल का मैं पहले पूछ लेती हूँ। उन्होंने बताया कि उनके वालिदैन जब दरवाज़ा वगैरह बंद करते हैं, क्या इस तरह से भी होता है कि वो गैस्ट्रो इश्यूज होते हैं? जब आपको पता है बूढ़े लोग हो जाते हैं तो गैस्ट्रो नहीं देखिए, नहीं, जो उन्होंने ये कहा है कि उनके ख़ानदान में ये बहुत सारे लोगों को है, उनको पूरा एक सेशन लेना चाहिए, उनको जो है डॉक्टर साहबा के पास जाना चाहिए, या वहाँ से वो जो है ना सेशंस वगैरह तो लाजमी उनको लेना है। लेकिन हर्बोलॉजी में मैं एक हेल्प कर देती हूँ। कोई भी फोबिया हो, कोई भी एंजाइटी हो, कोई भी स्ट्रेस हो, दुनिया की जितनी भी अच्छी अद्वियात जो ब्रेन के लिए बनती हैं, उसमें जो एक्सट्रैक्ट डलते हैं वो कुदरती तौर पर पीपल में मौजूद हैं। अच्छा। पीपल के पत्तों का कहवा लाजमी पिएं, किसी भी किस्म का फोबिया हो, लेकिन ये हरगिज़ आपकी अद्वियात का, आपके डॉक्टर का नेमुल बदल नहीं है। ये ऑल्टरनेट थेरेपी है जो आपने घर में करना है, ये आपका होमवर्क है और आपने अपने डॉक्टर को विज़िट करना है लाजमी। जिनको बहुत ज़्यादा फोबिया ट्रिगर होते हैं उनको बड़े का गोश्त नहीं खाना चाहिए। अच्छा। या ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं खाना चाहिए जो बहुत देर में जाकर हज़म हो। एक इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और जिनको सफ़र में नींद आती है उनको काली मिर्च 2 चबा लेने चाहिए।
ठीक है। 2 काली मिर्च, और काली मिर्च दवा के तौर पर अपनी गाड़ी में रखना चाहिए। और अगर उनका बीपी लो रहता हो तो फिर लौंग उनकी बहुत मदद करेगी उनकी आंखों को खोलने के लिए और सफ़र करने के लिए। ठीक है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताइए आपा। ये ड्राइविंग करते हुए, और बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसमें भी वो सो जाते हैं, उनको होश ही नहीं आता, फिर वो उनको कंडक्टर जगा रहा था, भाई मेरे उठ जाओ। और मैं एक छोटी सी प्लीज यहाँ बात करना चाहूंगी, एनर्जी ड्रिंक्स मत लें प्लीज। लोग समझते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स हमें जागने में हेल्प करती हैं, लेकिन वो आपका बिल्कुल उसमें कैफीन भी बहुत ज़्यादा होता है, आपको टैकीकार्ड मतलब आपकी हार्ट बीट तेज कर देते हैं आपको, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं कि जो आपके एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं वो अल्कोहलिक होते हैं और वो कार्बोनेटेड होते हैं, और वो आपके पास बॉडी का पीएच लो करते हैं, एसिड प्रोडक्शन करते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स से अवॉइड करें। एनर्जी ड्रिंक्स आपको ट्रैवलिंग सिकनेस में हेल्प नहीं करेंगे, वो आपको नॉजिया और वॉमिटिंग करेंगे। अच्छा ठीक है, हमारे साथ सरदार जी थे, मैं कह रही हूँ आप भी बात करें। अच्छा मुझे पता है क्या लगता है डॉक्टर अमरीन, मुझे लगता है कि शायद वो उनकी बेगम मिसेस जो है उनकी बातें करती होंगी तो वो अटेंशन उनकी डाइवर्ट रखती हैं, तो इसलिए उनको वॉमिटिंग आ रही होती है। अगेन द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग इज एप्लीकेबल इन ऑल काइंड ऑफ द फोबियाज, द बेसिक प्रिंसिपल। जरा सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि हो सकता है कि उनको कभी कहीं थोड़ा सा कोई फोबिया या कोई पैनिक अटैक हुआ और उनकी बीवी साथ हो और उन्होंने मैनेज कर लिया हो, तो तब से उनका ये लर्नड पैटर्न, लर्नड बिहेवियर बन गया। हो सकता है इट कुड बी, क्योंकि मैंने अब केस हिस्ट्री ली, कि उनको अब लगता होगा कि जब मेरी बीवी साथ होंगी, उन्होंने ये जो स्ट्रैटेजी है उनके ब्रेन में ये प्रोग्रामिंग होगी कि इफ शी विल बी विद मी, मेरे साथ होगी तो मुझे नहीं होगा। और हो सकता है कि उनको 1-2 दफ़ा दोबारा भी हुआ हो जब उनकी बेगम साहिबा उनके साथ ना हो, तो वो उनका ये पैटर्न जो वो लर्नड है, लेकिन आई एम टेलिंग यू इसके बॉडी कोई नहीं, इट्स प्योरली साइकोलॉजिकल, इट्स प्योरली साइकोलॉजिकल। लेकिन अच्छी बात है, अब ज़ाहिर अगर बिजनेस ट्रिप पे है तो तब तो बेगम को साथ नहीं लेके जा सकते ना। मेरे ख्याल में वो बेगम से ना फोन पे राब्ता कर लिया करें। और आपा की बात भी बड़ी जबरदस्त है कि इस तरह से राब्ते में रखेंगे तो दोनों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, फायदेमंद होगा। मिसेस हैदर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी मिसेस हैदर, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल में कि टॉपिक पे एक और प्रोग्राम आपका होना चाहिए, बिकॉज इतने ज़्यादा मसाइल हैं, मेरा नहीं ख्याल कि एक प्रोग्राम में आपके कंप्लीट होंगे। और मेरा इशू ये है कि मैं ड्राइव करती हूँ, पहले मेरे साथ इस तरह का कोई इशू नहीं था कि मैं डरती थी ड्राइविंग से, लेकिन अब पिछले 3-4 साल से मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं जैसे ही थोड़ा सा ड्राइव करती हूँ मैं डर जाती हूँ। मैं मोटरवे पे ड्राइव कर रही हूँ या कुछ भी हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। मसला हुआ है। अच्छा मिसेस हैदर, मुझे आप ये बताएं, कभी ऐसा हुआ कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने आपकी गाड़ी को हिट किया हो या आपकी गाड़ी ने किसी दूसरे शख्स को हिट किया हो, कभी ऐसा हुआ? मुझे तकरीबन 14-15 साल ड्राइविंग करते हुए हो गए। एक दफ़ा थोड़ा सा हुआ था क्योंकि मुझे बिल्ली से फोबिया है और मेरी गाड़ी में बिल्ली थी और मेरी गाड़ी हिट हो गई थी। और उसके साथ ही मैं ड्राइव करती रही हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ ही बैठ के मेरे लिए सफ़र करना मुश्किल है। सब मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो गया कि मेरे हस्बैंड अब मेरे साथ वो करने लगे हैं कि मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मैं एकदम डरी भी होती हूँ, मेरे इतने स्टेप्स हो जाते हैं मसल, और तुम के साथ बैठना। अच्छा ठीक है मिसेस हैदर, थैंक यू, आपने कॉल की। अभी जान लेते हैं कुरतुलैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कुरतुलैन, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि पहले मुझे भी प्रॉब्लम थी कि जब मैं सफ़र पे जाती थी तो मुझे वॉमिटिंग होती थी। अच्छा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो गया, लेकिन बच्चियाँ हैं मेरी 2 छोटी, अभी 10 और 12 साल की। ठीक है। तो जब सफ़र पे जाती हैं अभी तक इनको भी वैसे ही वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा। सफ़र में आधा घंटा भी जब सफ़र होता उसमें भी बहुत ज़्यादा इनको वॉमिटिंग होती है। अच्छा तो ठीक है, इसके लिए कुछ बता देती। ठीक है, थैंक यू कुरत, आपने कॉल की। आपा आप ही बता दीजिए कि अब दोनों छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए क्या किया जाए? ये जेनेटिक है या आप समझते हैं कि नहीं इसका हल हो सकता है? जी मेरे हिसाब नहीं हल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ORS घर में बनाकर साथ रख लें, सिप उनको पिलाएं, और साइकोलॉजिकली जो है चीज़ें उसके लिए सेशन ले लें, तो आस्ते आस्ते ये जो सफ़र का जो वॉमिटिंग का सिलसिला है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अच्छा आपा, ये मतलब ORS हर सीज़न के लिए वो इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे किसी भी मौसम में वो सफ़र कर रही हैं? जी बिल्कुल, और जैसे डॉक्टर साहबा ने फरमाया था ठंडा पानी, वाकई ये बहुत हेल्प करता है कि अगर बहुत ज़्यादा सफ़र में लूज़ मोशन हो जाए या उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही, सिर्फ
चिल्ड वाटर का सिप पी लिया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये ORS घर में बना के ठंडा करके घर से ले जाए। और बिल्कुल दूसरी बात उन्होंने कही थी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल सही है। कॉफ़ी, चाय इनका इस्तेमाल नहीं करें, ये भी बिल्कुल सही है। और बच्चियों के लिए मैं कहूँगी कि जब सफ़र पे जा रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ जो बहुत देर से हज़म होती हैं वो ना खिलाएं, और वो सफ़र कर क्यों रहे हैं, उसकी क्या खुशी है, उसकी क्या वजह है, वो बच्चों को बताएं, ताकि वो पहले से उनके उनको बताया जाए, ताकि थोड़ा सा ये चीज़ कम हो जाए, थोड़ी सी ये आस्ते आस्ते सेटल हो जाती है। ठीक है। अच्छा सहर, मुझे आप कोई भी देखने वालों के लिए मैसेज कन्वे कर सके जो लोग ट्रैवल करते हुए घबरा रहे हैं या कुछ खाना चाहते हैं या कुछ अवॉइड करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए? अवॉइड करने के लिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहती थी, स्पाइसी फूड्स मत खाइए प्लीज़ सफ़र पे करने से पहले। सबसे ज़्यादा स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं। स्पाइसी फूड्स जो होते हैं उसमें एक सब्सटेंस होता है, एक मादा होता है जिसको कहते हैं कैस्पेसिन। ये जो कैस्पेसिन होता है आपके पास, ये आपकी ब्लड फ्लो ओवरऑल बॉडी में और टेम्परेचर तेज करता है। जब ब्लड फ्लो हर ऑर्गन में ज़्यादा होगा तो वो स्टमक में भी ज़्यादा होगा। जब स्टमक में ज़्यादा होगा तो डाइजेस्टिव मूवमेंट्स, हाजमे के लिए मूवमेंट्स भी ज़्यादा होंगी, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और इंटेस्टाइनल इरिटेशन। इसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि अभी टाइम नहीं है आपको मैसेज डॉक्टर अमरीन देना मैं क्विकली सिर्फ बताऊंगी कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन फोबियाज। और जैसे उन्होंने कहा कि बच्चों को जो है वो वॉमिटिंग होती है, दैट प्योरली सोमैटिक कंप्लेंट्स होंगी, बायोलॉजिकल कंप्लेंट्स होंगी, उनका प्रेशर वगैरह या उनकी जो मेटाबॉलिज्म रेट डिफरेंट, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फोबियाज। जिन लोगों को जिस किस्म का भी फोबिया है और अगर वो लिंगर ऑन कर रहा है और बढ़ता जा रहा है डे बाय डे और उसकी इंटेंसिटी, तो उनको चाहिए कि वो ज़रूर साइकोलॉजिस्ट को कंसर्न करें, क्योंकि हर एक की रूट कॉज डिफरेंट हो सकती है। और समटाइम्स ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, लोगों की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और वो अपनी डेली लाइफ की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दे पाते। ठीक है आपा, लास्टली आप मुझे बता दें कि सफ़र के लिए कोई एक चीज़, चाहे लंबा सफ़र है, छोटा सफ़र है, कोई सो जाता है, कोई जाग लेता है, तो उसके लिए कोई एक चीज़ जो आप कहें कि ये अपने पास ज़रूर रखें आप लोग? देखिए, जो जिनको सोने की आदत होती है तो काली मिर्च और लौंग, अगर उनका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो लौंग उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरी, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइम रखे, नींबू, ठंडा पानी और चीनी। जैसे नींबू को कट करके उस पर चीनी डालकर उसको हल्का सा चाटना है, उसके ऊपर पानी पी लेना। आप यकीन करें, अच्छा ये वो ना करें जिनका गला खराब रहता है, फिर बोलेंगे मैंने टोटका बताया। बाकी की चीजें चलिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। डॉक्टर बिल्किस साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साद चावला आपका भी बेहद शुक्रिया, डॉक्टर अमरीन थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मुझे सुबह सवेरे से इजाजत दीजिए और आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पे जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।